आज हम जिस गाइड पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसे टॉपिक को छूती है जिसके बारे में खुलकर बात करने में अक्सर झिझक होती है। महिला यौन स्वास्थ्य और खुद को समझने का सफर। विषय है महिला हस्तमैथुन, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कई बार एक चुप्पी छा जाती है, जबकि ये उतना ही स्वाभाविक है जितना कि शरीर की कोई और जरूरत। और वो चुप्पी ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जहाँ जानकारी की कमी होती है वहाँ गलतफहमियां और मिथक अपनी जगह बना लेते हैं। इसीलिए इस गाइड का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक नजरिए को बदलना है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस गाइड की मदद से इस विषय की परतों को खोलना, इसे एक वैज्ञानिक और सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखना और ये समझना कि ये आत्मखोज की यात्रा का एक अहम हिस्सा कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइड की शुरुआत होती है 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचारों से। मुझे लगता है कि ये इस पूरी बातचीत की नींव है। हाँ, और ये नींव बहुत जरूरी है। पहला विचार है स्वाभाविकता। इसे समझने की जरूरत है कि ये कोई अजीब या गलत बात नहीं है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक सामान्य शारीरिक क्रिया है। ये अपने शरीर की इच्छाओं को जानने और यौन आनंद का अनुभव करने का एक सुरक्षित और निजी तरीका है। और दूसरा पॉइंट स्वास्थ्य से जुड़ा है, जो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। हम इसे सिर्फ प्लेजर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन गाइड बताती है कि इसके शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल रीसेट बटन है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। यह क्रिया उसे कम करके एंडोर्फिन यानी फील गुड हार्मोन रिलीज करती है। अच्छा। इससे न सिर्फ तनाव कम होता है, बल्कि नींद की क्वालिटी बेहतर होती है और कुछ मामलों में मासिक धर्म के दर्द से भी राहत मिलती है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और निजी उपकरण है। और ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि समाज में अक्सर इसे ठीक इसके उलट एक कमजोरी या शर्मनाक काम की तरह दिखाया जाता है, जो हमें गाइड के तीसरे और सबसे जरूरी पॉइंट पर लाता है, भ्रम निवारण। सही कहा। गाइड साफ करती है कि इससे कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता, ना ही इसका प्रजनन क्षमता पर कोई बुरा असर पड़ता है। और एक जो बहुत बड़ा मिथक चलता है ना, कि अगर कोई रिश्ते में होते हुए ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। जबकि गाइड कहती है कि ये आत्म प्रेम का एक रूप है, अपनी जरूरतों को समझने का एक तरीका, जिसका किसी रिश्ते की मजबूती या कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 बातें, स्वाभाविकता, स्वास्थ्य और भ्रम निवारण, ये इस पूरी बातचीत की नींव है। ये नींव है। नींव है, बिल्कुल। पर असल में इस नींव पर इमारत तभी खड़ी होती है जब हम अपने शरीर के नक्शे को समझना शुरू करते हैं। गाइड में शरीर रचना वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि अक्सर हमें अपने ही शरीर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। और जानकारी की यही कमी हमें अपने शरीर से दूर कर देती है। गाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। बाहरी अंगों से शुरू करते हैं, जिसे सामूहिक रूप से वल्वा कहा जाता है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो बाहर से दिखाई देता है, जैसे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मतलब त्वचा की बाहरी और भीतरी परतें जो सुरक्षा का काम करती हैं। और गाइड यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात कहती है कि हर शरीर अलग होता है। लेबिया का आकार, साइज, रंग, ये सब हर महिला में अलग हो सकता है और ये विविधता ही सामान्य है। गाइड में एक बात पढ़कर मैं सच में चौंक गया। हम क्लिटोरस को सिर्फ एक बाहरी अंग के तौर पर देखते हैं, पर गाइड बताती है कि इसकी असलियत तो कुछ और ही है ना, ये अंदर तक फैला हुआ है। बिल्कुल, और यही इस गाइड की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक है। जिसे हम क्लिटोरिस समझते हैं, वो सिर्फ उसका बाहरी सिरा है, जिसे ग्लैंड्स कहते हैं। असल में ये एक बड़ा वाय आकार का अंग है जो शरीर के अंदर तक फैला होता है और इसमें 8000 से भी ज्यादा 8000 हाँ 8000 से भी ज्यादा तंत्रिका अंत यानी नर्व एंडिंग्स होते हैं, पुरुषों के लिंग से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क है जो सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए बना है। ये जानना अपने आप में कितना सशक्त करने वाला है। वाकई ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, ये तो पूरे अनुभव को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अब अगर हम आंतरिक अंगों की बात करें तो योनि और गर्भाशय ग्रीवा के बारे में तो लोग फिर भी जानते हैं, लेकिन जी स्पॉट वो तो एक तरह की पहेली जैसा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये होता ही नहीं है। क्या गाइड इस बहस पर कोई रोशनी डालती है?
हाँ, और गाइड इसे बहुत ही संतुलित तरीके से बताती है। वो कहती है कि जी स्पॉट या ग्रहणफल स्पॉट कोई अलग से अंग या कोई जादुई बटन नहीं है। ये योनि की सामने वाली दीवार पर अंदर की तरफ लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर पर एक ऐसा क्षेत्र है जो कुछ महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील हो सकता है। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि एक क्लिटोरिस के आंतरिक हिस्से और मूत्र मार्ग के आसपास के ऊतकों का एक समूह है। तो जब इसे उत्तेजित किया जाता है तो असल में आप क्लिटोरल नेटवर्क के एक हिस्से को एक हिस्से को ही उत्तेजित कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि ये हर किसी के लिए काम करे, और ये बिल्कुल ठीक है। तो मतलब अपने शरीर को जानना एक तरह से अपने लिए एक पर्सनल मैप बनाने जैसा है, किसी और के मैप पे चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये मैप है। अब गाइड हमें इसे एक्सप्लोर करने के बारे में क्या बताती है, क्योंकि जाहिर है इसका मकसद सिर्फ किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, एक्सप्लोर करना। गाइड का पूरा जोर इसी बात पर है। यात्रा मंजिल से ज्यादा जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है माहौल बनाने से, एक ऐसी जगह जहां प्राइवेसी हो, जहां आप रिलैक्स महसूस कर सकें। अगर दिमाग में तनाव है तो शरीर कभी भी पूरी तरह से अनुभव में शामिल नहीं हो पाएगा। पर फोकस करने के बजाय धीरे धीरे शुरुआत करें। जांघों, पेट के निचले हिस्से, वल्वा के आसपास के एरिया को महसूस करें, एक तरह से पूरे शरीर को जगाने जैसा। एग्जैक्टली इसे सेंसेट फोकस कहते हैं, सिर्फ संवेदनाओं पर ध्यान देना बिना किसी लक्ष्य के। जब बात क्लिटोरिस की उत्तेजना की आती है तो ज़्यादातर महिलाओं के लिए ऑर्गेज़म का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। लेकिन यहाँ भी कोमलता ज़रूरी है। सीधे उसके सिरे पर तेज़ दबाव या रगड़ बहुत ज़्यादा उत्तेजक या असहज हो सकता है। गोलाकार गति, ऊपर नीचे हल्का दबाव, ये सब प्रयोग करने की चीज़ें हैं। पता लगाना कि आपके लिए क्या काम करता है। और इस पूरी शारीरिक प्रक्रिया के साथ साथ गाइड एक और बहुत दिलचस्प पहलू पर ध्यान दिलाती है, मानसिक उत्तेजना। वो कहती है कि सबसे बड़ा यौन अंग हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग तय करता है कि शरीर किसी स्पर्श को कैसे महसूस करेगा। अगर दिमाग में शर्म, अपराध बोध या तनाव है तो शरीर के लिए आनंद महसूस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मानसिक रूप से भी उस पल में मौजूद होना बहुत जरूरी है। जब इस एक्सप्लोरेशन में सहायक उपकरणों यानी टॉयज की बात आती है तो अक्सर एक झिझक होती है या लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर गाइड इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है, खासकर मटेरियल को लेकर। ये बॉडी सेफ सिलिकॉन क्या चीज़ है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, वाइब्रेटर जैसे सेक्स टॉयज इस यात्रा में बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा वो पहली प्राथमिकता है। बॉडी सेफ सिलिकॉन एक मेडिकल ग्रेड मटेरियल है जो छिद्रहीन यानी नॉन पोरस होता है। ओके। इसका मतलब है कि इसमें बैक्टीरिया जमा नहीं हो सकते और इसे साफ करना बहुत आसान होता है। सस्ते प्लास्टिक या जेली जैसे मटेरियल में हानिकारक केमिकल्स हो सकते हैं और उनमें बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसलिए मटेरियल पर ध्यान देना कोई छोटी बात नहीं है। और जाहिर है इस्तेमाल से पहले और बाद में सफाई भी उतनी जरूरी है। बिल्कुल, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। और इसी से जुड़ते हैं स्वच्छता और सुरक्षा के कुछ और नियम जिन पर गाइड बहुत जोर देती है। सबसे पहला और आसान, हाथ धोना। कोई भी शुरुआत करने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह साफ होने चाहिए। दूसरा, नाखून। नाखून कटे हुए और स्मूथ होने चाहिए ताकि योनि के नाजुक ऊतकों को कोई चोट न लगे। और तीसरा नियम लुब्रिकेशन से जुड़ा है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी गलती है। लुब्रिकेशन यानी चिकनाई आराम और आनंद के लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर प्राकृतिक चिकनाई काफी ना हो। ये घर्षण को कम करता है। लेकिन यहाँ भी गाइड एक चेतावनी देती है, हमेशा वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट का ही इस्तेमाल करें। तेल या वैसलीन जैसी चीजें नहीं। कभी नहीं। तेल, पेट्रोलियम जेली या लोशन जैसी चीजें कभी इस्तेमाल ना करें। ये योनि के प्राकृतिक पीएच संतुलन को बिगाड़कर यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। और आखिरी नियम शायद सबसे सीधा और स्पष्ट है, पर फिर भी बताना जरूरी है। हाँ, कि योनि में डालने के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करें जो विशेष रूप से इसी काम के लिए बनी हो। सब्जियां, फल या घर की कोई और चीज, ये सब बहुत खतरनाक हो सकता है। ओह बिल्कुल। उन पर बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो अंदर टूट सकती हैं या गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं। मतलब घर की कोई भी चीज इस्तेमाल करने का आइडिया उतना ही बुरा है जितना कि किसी एक्शन फिल्म में विलेन का होता है अंजाम।
खतरनाक ही होगा। लेकिन ये सब सुनने में जितना सीधा लगता है, हमेशा उतना आसान नहीं होता ना। मुझे लगता है गाइड का सबसे भरोसेमंद हिस्सा वो है जहां वो मानती है कि इस सफर में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। निश्चित रूप से। और इन चुनौतियों को सामान्य बताना ही अपने आप में बहुत राहत देने वाला है। जैसे ऑर्गेज़म ना आना, ये बहुत आम है, खासकर जब कोई अपने शरीर को समझना शुरू ही कर रहा हो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर चीज का एक लक्ष्य होता है, लेकिन यहाँ गाइड कहती है कि लक्ष्य को भूल जाइए। परफॉर्मेंस प्रेशर? हाँ, ऑर्गेज़म पर ध्यान केंद्रित करने से प्रदर्शन का दबाव बनता है, जो असल में ऑर्गेज़म को और दूर कर देता है। बस प्रक्रिया का आनंद लें। और अगर कभी दर्द या असहजता महसूस हो तो फौरन रुक जाना चाहिए। दर्द एक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है इसका कारण सूखापन हो, जिसके लिए ल्यूब्रिकेंट मदद कर सकता है, या शायद दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहता है तो बिना किसी शर्म या झिझक के एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी है। उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये तो हुई शारीरिक चुनौतियां, लेकिन एक और बाधा है जो शायद ज्यादा गहरी है, मानसिक अवरोध। शर्म, अपराध बोध, ये भावनाएं कहां से आती हैं? ये भावनाएं हमें समाज, संस्कृति और हमारी परवरिश से मिलती हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारा शरीर, खासकर यौन अंग, कुछ छिपाने वाली या गंदी चीज है। इस कंडीशनिंग को तोड़ना मुश्किल हो सकता है। गाइड इसे अपने शरीर पर अपने अधिकार को वापस लेने और आत्म प्रेम के कार्य के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये समझना कि ये एक स्वस्थ, सामान्य और फायदेमंद क्रिया है, जो आपको किसी और से नहीं बल्कि खुद से जोड़ती है। ये सोचने वाली बात है कि एक क्रिया जो इतनी स्वाभाविक है, उसके साथ हमने इतनी सारी मानसिक बाधाएं कैसे जोड़ ली हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये साफ है कि ये गाइड महिला हस्त मैथुन को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया के तौर पर नहीं देखती। ये ऐसे आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति और शारीरिक कल्याण की एक गहरी यात्रा के रूप में देखती है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, आपका शरीर किस तरह के स्पर्श पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, ये सब जानने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है। सही। और जब कोई अपने शरीर के साथ इतना सहज और आत्मविश्वासी हो जाता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन के हर पहलू पर पड़ता है, उसके रिश्तों पर, उसके फैसलों पर और उसके आत्मविश्वास पर। और यहीं पर यह चर्चा हमें, मुझे लगता है, एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है कि शारीरिक आनंद से परे अपने शरीर को इस तरह निजी तौर पर समझने की ये यात्रा किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपनी आवाज उठाने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकती है। चाहे वो व्यक्तिगत संबंधों में अपनी जरूरतों को व्यक्त करने की बात हो या स्वास्थ्य संबंधी फैसलों को लेकर ज्यादा मुखर होने की।